हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? कल का लेक्चर आप लोगों ने होप देखा होगा और उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या तरीका होना चाहिए फिजिक्स को पढ़ने का इस लास्ट टाइम पर। तो उसी पैटर्न पे मैं आपको एप्लीकेशन पार्ट दिखाते हुए हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और कंप्लीट करते हैं, दैट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन सबसे पहले जैसे हमने बोला हमको समझ में आना चाहिए क्या हम उसको डिफाइन कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हाँ, एक ऐसे वर्टिकल ट्रैक होगा सर्कुलर और इस पे या तो पार्टिकल को आप ऐसे पुश करेंगे और इसके आगे की कहानी हमको देखनी है कि ये चक्कर कंप्लीट करता है या कहीं से लौट आता है, क्या होता है। दो तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो इस तरह से फ्री बॉडी होगी बिना किसी रस्सी के जो कि इससे नॉर्मल रिएक्शन से सपोर्टेड होगी, या फिर आपके पास एक रस्सी हो सकती है जिसको आप हिट करेंगे और आगे चल के ये अपना सर्किल कंप्लीट कर सकता है, या हो सकता है यहाँ से वापस आए या कहीं पे जाके रुक जाए। जो भी है वही हमको स्टडी करना है कि आखिर आगे की कहानी किस तरीके से होगी। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि क्या हम सर्कुलर मोशन के कुछ बेसिक पैरामीटर्स समझते हैं कि नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक पैरामीटर्स होंगे तो इनको शॉर्ट में देखेंगे। सर्कुलर मोशन होने के लिए एक पार्टिकल मूव करना चाहिए और इस पे फोर्स लगे इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो ये पार्टिकल हल्का सा टर्न हो जाएगा और अब अगर ये फोर्स हमेशा इसके परपेंडिकुलर बना रहेगा तो इस तरह ये पार्टिकल लगातार हमेशा टर्न लेता रहेगा और इस तरह से ये एक सर्कुलर मोशन में आ जाएगा। तो सबसे पहला तो हमको समझना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए एक फोर्स किसी भी टाइम पे जो लगे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। और अगर इस तरह का फोर्स लगता है जो सेंटर की ओर एक्ट करेगा, क्योंकि अब ये जब ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा तो इसका मुंह हमेशा सेंटर की ओर हो जाएगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। रेडियस के अलोंग है तो आप इसे रेडियल फोर्स कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो इसको आप नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो मेजर चीज है कि सर्कुलर मोशन में आपको कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स चाहिए होगा जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब टाइप्स, क्योंकि अगली चीज हमने क्या बोली थी, टाइप्स। तो टाइप्स में एक हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो सिर्फ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर है इस तरह से, यानी कि वी हैव ओनली फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी और हम कहेंगे कि कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट एक और सर्कुलर मोशन हो सकता है जिसमें परपेंडिकुलर फोर्स के साथ साथ एक फोर्स हमेशा पैरेलल टू वेलोसिटी भी लग जाएगा इस तरह से, ये F पैरेलल और ये F परपेंडिकुलर। सपोज आप यहां पर आते हैं तो एक F पैरेलल और एक F परपेंडिकुलर। तो एक ऐसा भी फोर्स हो सकता है जहां पे एक पैरेलल कंपोनेंट हो फोर्स का वेलोसिटी के और साथ में परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो वेलोसिटी के। ये वाला कंपोनेंट पार्टिकल को लगातार टर्न कराता रहेगा और ये वाला कंपोनेंट पार्टिकल की स्पीड को इंक्रीज कराता रहेगा। तो इनफैक्ट सर्कुलर मोशन में हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है इन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं, dv upon dt, this is rate of change of velocity. Now इस एक्सप्रेशन में जो चेंज है वो डायरेक्शन की वजह से या फिर मैग्नीट्यूड की वजह से कुछ भी आ सकता है, इसको आप बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। फिर एक हो जाता है ये क्वांटिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको आप बोल सकते हैं नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और एक क्वांटिटी आती है ये दिस वन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना।
और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड। तो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अब अगर हम अपने टर्म्स के हिसाब से पढ़ें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में dv ये नो डाउट नॉन जीरो होगा, बट ये क्वांटिटी जीरो होगी इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और जब आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे तो वहां पर ये क्वांटिटी भी नॉन जीरो होगी और ये क्वांटिटी भी नॉन जीरो होगी। ठीक है, दोनों ही चीजें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ इन जनरल जो नेट एक्सप्रेशन होता है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ रेडियल कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट विल बी जीरो। जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल कंपोनेंट भी होगा और टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा। एंड फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज हमको मालूम है कि जो सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन, इसको आप नोट कर लेंगे पॉज करके, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन का जो मैग्नीट्यूड आता है दैट कम्स आउट टू बी v² अपॉन r। और अगर आप सर्किल के सेंटर पे खड़े होकर पार्टिकल को देख रहे हैं तो v बराबर होगा ओमेगा r। इसको आप लिख सकते हैं ω² r। ठीक है, तो दिस इज दी कह सकते हैं द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो लेट अस समराइज इट। तो सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल और रेडियल forces must, this radial force is perpendicular to velocity, it cannot change the speed, it can only change the direction। ठीक है, then tangential force is optional, मतलब ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर टेंजेंशियल फोर्स लगता है तो दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस केस में स्पीड भी लगातार चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। देन ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास मेन आ गई, ठीक है ना। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैटेगरी और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कैटेगरी। अब आप देखिए जो हम देख रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन सर्किल या सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। तो हमारे जो हेडिंग है दैट इज सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बार यहां पर क्या होगा, सपोज यहां से एक पार्टिकल है, इसको आपने हिट किया और ये किसी भी टाइम पे थीटा एंगल पर आ चुका है। अब यहां पर हम इसका FBD बनाने की कोशिश करते हैं। एक फोर्स हो जाएगा mg नीचे, एक रिएक्शन n। इस mg के चाहे तो दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। mg sin थीटा पैरेलल कंपोनेंट की तरह काम करेगा जो कि स्पीड को डिक्रीज कराने की कोशिश कर रहा है। कहां, इस हाफ में, फर्स्ट हाफ में, और सेकेंड हाफ में ये वापस इंक्रीज कराने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, इसको आप क्लियर कट कर लीजिए इन दी फर्स्ट हाफ। ठीक है, अब mg cos थीटा और n इनका जो रिजल्टेंट है ये, दिस इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि प्रोवाइड कराएगा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस जगह। मान लीजिए यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी हो रही है, v थीटा। इसको आप चाहे तो v थीटा लिख लीजिए। तो आपका जो n है, अब उसको ध्यान से देखिए, वो क्या आने वाला है, mv² अपॉन r प्लस mg cos थीटा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये क्वांटिटी मिनिमम कितनी हो सकती है, स्पीड 0 हो जाएगी, तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, या कह लीजिए
पॉजिटिव रहेगी, बहुत होगा 0 होगी, इक्वल टू लगा दीजिए। और अगर मेरा थीटा 90 डिग्री के अंदर है तो कॉस थीटा भी हमेशा क्या बना रहेगा, पॉजिटिव बना रहेगा, ठीक है ना, या बराबर हो जाएगा, तो आपका कॉस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव और 90 डिग्री के अंदर ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। दैट मीन्स जब तक आपका थीटा 90 डिग्री से कम या बराबर होगा तब तक n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि जो कांटेक्ट है वो हमेशा मेंटेन्ड रहेगा। दैट मीन्स इस ब्लॉक का कांटेक्ट 90 डिग्री से पहले, यहां से पहले छूटने की कोई प्रोबेबिलिटी बनती ही नहीं है। तो अब क्या हो सकता है कि 0 से 90 डिग्री में, 0 से 90 डिग्री के बीच में n कैन नॉट बी 0, ठीक है ना। तो अब दो चीज हो सकती हैं, या तो 0 से 90 के बीच में v 0 हो जाए या 90 डिग्री तक भी v 0 न हो, ठीक है। इसको नोट करिए। अब हम इसके आगे की कहानी देखते हैं। तो अब हम यहां पे समराइज करके चलते हैं। ये हमारा एफबीटी बना, हमने देख लिया भाई n हमारा आ रहा है nv²/r प्लस mg cos थीटा, और 90 डिग्री के अंदर ये n कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो 0 से 90 डिग्री में n कैन नॉट बी 0। अब अगर v 0 हो जाता है, दो ही तो चीजें होंगी भाई, n तो 0 हो नहीं सकता, पार्टिकल आगे बढ़ा तो दो ही चीजें होंगी, या तो 90 डिग्री तक आते आते v 0 होगा या नहीं होगा। तो अब देखते हैं, मान लीजिए ये 90 डिग्री से पहले आते आते पार्टिकल की स्पीड 0 हो जाती है, तो क्या हुआ, आपका n और mg cos थीटा बराबर हो गए। अब ये जो mg sin थीटा है ये इसको वापस खींच ले जाएगा और यहां तक जाते जाते वेलोसिटी बनेगी, फिर इस तरफ जाएगा और मोशन इस तरह से आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन होता रहेगा। तो ये क्या होने वाला है, ऑसिलेशन। तो अगर आपने इस तरह से हिट किया है कि आपका पार्टिकल 90 डिग्री को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स आपका जो मोशन है वो ऑसिलेशन हो जाएगा। अब 90 डिग्री पे पहुंचने का मतलब है कि ये h बराबर कितना हो जाएगा, r। तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए। तो यहां पे अगर आप बेस लेवल पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 कर देते हैं तो हाफ mu स्क्वायर प्लस 0 बराबर mgr प्लस 0 कर दीजिए, तो u बराबर आ जाता है √2gr। दैट मीन्स अगर आप पार्टिकल को हिट करते हैं 0 से ज्यादा वेलोसिटी से और 2gr से कम से, तो हमारी जो एंगल की रेंज है वो 0 to 90 डिग्री रहेगी, और उस केस में आपका जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, क्लियर एकदम। अब देखो, अब सेकंड केस पर आते हैं कि भैया हमने 2gr से ज्यादा वेलोसिटी दे दी, इसका मतलब हमारा पार्टिकल अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, मतलब जो एंगल है अब वो 90 से ज्यादा पहुंचेगा, ठीक है ना। तो फिर यहां से दो चॉइस बनती हैं, ठीक है, या तो वेलोसिटी 0 हो जाए, ठीक है ना, और टेंशन 0 ना हो, कहां तक, लास्ट पॉइंट तक, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में पार्टिकल यहां तक पहुंचा, मान लीजिए वेलोसिटी 0 लेकिन टेंशन मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस केस में कांटेक्ट बना रहेगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो आप उम्मीद करते थे कि पार्टिकल वापस इस ट्रैक पर आ जाता। दूसरी चॉइस क्या बनती है, टेंशन 0 हो जाए लेकिन वेलोसिटी टॉप पॉइंट तक 0 न हो। अब क्या होगा, अगर टॉप पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते भी वेलोसिटी रही तो मोशन आगे को कैरी ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा केस क्या है कि T और V एक साथ 0 हो जाएं, कहां पर, टॉप पॉइंट पर, ठीक है। अब आप ये समझो बेटा कि हम टॉप पॉइंट को क्यों ले रहे हैं। तो आप ये समझो कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको चक्कर कंप्लीट कराना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सर्किल है वो कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं एक तो किसी तरह से गिरता पड़ता यहां तक पहुंच जाए, यानी V मिनिमम
टॉप पर कितनी हो, 0, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जो कांटेक्ट छूटने का है वो यहीं पर होगा। और नॉर्मल की भी मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, जब ये थीटा 180 हो जाएगा तो वहां पे आपके, और वी भी मिनिमम है, थीटा 180 सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि टॉप पॉइंट पर मिनिमम किसी तरीके से गिरता पड़ता यहां तक पहुंचे, तो नॉर्मल भी रह जाए 0 और वेलोसिटी भी 0 रह जाए। तो ये आप कहेंगे सर जब दोनों 0 0 हो जाएगा, तो हमारा कहने का मतलब है कि जस्ट इनफाइनाइटली ग्रेटर हो जाए, पॉइंट वेलोसिटी हो जाए 0.00001 मीटर पर सेकेंड और नॉर्मल रह जाए 0.0000001 न्यूटन। तो कम से कम ये चक्कर आगे के आने के बाद इस पे से खतरा टल जाएगा। तो अब हम इसीलिए बार बार टॉप पॉइंट देख रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या टॉप पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी को 0 कर देते हैं, सपोज हम इसकी इक्वेशन जो हमने यहां पे बनाया था, ये FBD लिखी हुई इक्वेशन, तो उस इक्वेशन में हम थीटा को क्या पुट कर देते हैं, 180 डिग्री। तो n हो जाता है mv² अपॉन r माइनस mg, और हम v को पुट कर देते हैं 0, तो n टॉप पर आ जाएगा माइनस mg। अब इसको बड़े ध्यान से समझ लो बेटा बस आप, इसका मतलब यह है अगर टॉप पॉइंट पर स्पीड को 0 रखा गया तो n की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। n की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि ऑलरेडी n 0 हो चुका है। n की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है, n की वैल्यू नेगेटिव का मतलब कॉन्टैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पहले ही कहीं पे n क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। दैट मीन्स सेकेंड हाफ में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई, सेकेंड हाफ में, इन द सेकेंड हाफ वेलोसिटी कैन नॉट बी 0 बिफोर नॉर्मल रिएक्शन। बस इस पॉइंट को आप समझ लो। फर्स्ट हाफ में नॉर्मल 0 नहीं हो सकता था वेलोसिटी से पहले, ठीक है ना। सेकेंड हाफ में आपका नॉर्मल 0 हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हो पाएगी, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी को 0 रखने की कोशिश करेंगे तो सेकेंड हाफ में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और n की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि कांटेक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड हाफ में वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती, समझिए, क्योंकि अगर सेकेंड हाफ में आपने वेलोसिटी को 0 पुट किया तो ये cos थीटा नेगेटिव होगा, n क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब भी आप स्पीड को, वेलोसिटी को 0 रखने की कोशिश करेंगे, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन उससे पहले ही खत्म हो चुका होगा। तो हमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल गया अब कि फर्स्ट हाफ यानी 0 से 90 में n 0 नहीं हो सकता था, नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं हो सकता था, और सेकेंड हाफ में स्पीड 0 नहीं हो सकती है। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, ठीक है ना, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। अब एक ही चीज रह गई कि आप टेंशन को क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन लास्ट में जब मैं फाइनल टेबल बनाऊंगा आप देखिएगा कितना आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, फिर लास्ट में जब हम चैप्टर खत्म करेंगे सारी कहानी को एक साथ देख लेंगे। तो अब हमको क्या देखना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक यहां तक पहुंचे, अगर हमारा ब्लॉक यहां तक पहुंचे तो हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप पॉइंट पे n को 0 पुट कर दीजिए। और हमारा n क्या आया था, n आया था mv टॉप स्क्वायर अपॉन r माइनस mg, इसको 0 पुट कर दीजिए तो आपका mv टॉप स्क्वायर अपॉन r बराबर क्या आ जाएगा, mg, m से m गया, और v बराबर आ जाएगा अंडर रूट gr। यानी कि अगर आप यहां से ब्लॉक को टॉप पॉइंट पर पहुंचाना चाहते हैं, इफ ब्लॉक हैज टू रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, तो उसके टॉप पर वेलोसिटी कितनी रहनी चाहिए, अंडर रूट gr, एंड इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन टॉप पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस gr के लिए नीचे से कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इसको देखते हैं। तो a और ये फाइनल t टॉप पॉइंट मान लेते हैं, इसके बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लेते हैं। मान लीजिए यहां से एनर्जी दी हाफ mv², यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0, टॉप पॉइंट पे हाफ mv², यानी कि gr प्लस ये हाइट कितनी हो गई, r
प्लस आर, यानी कि 2r, तो mg 2r। और इस तरह से u बराबर आपका आ गया, ये 2 गया 4 अंडर रूट 5gr। तो अगर आप u बराबर 5gr देते हैं तो टॉप पर आपको स्पीड कितनी मिलेगी, gr, और नॉर्मल कितना मिलेगा, 0। ये क्रिटिकल पॉइंट है, यानी मिनिमम अगर आप इतनी स्पीड दे देंगे तो ये पार्टिकल टॉप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके पास कुछ स्पीड है, थोड़ा सा आगे आ जाएगा, और आगे आते ही फिर तो कोई खतरा इस पर नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो जो टेंशन है वो नॉन जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हमारे पास कुल मिला के जब हम इसको समराइज करते हैं तो देखिए कैसे समराइज करेंगे आप। तो ये अब हमारी बन रही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फ्लो चार्ट कह लीजिए ये। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया था मेजर इक्वेशन किसी भी थीटा पे ये प्लस mg cos थीटा। दूसरा हम क्या यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये दो इक्वेशन आपकी हैं जो कि हम गवर्निंग इक्वेशंस हैं। अब यहां पर आप समझिए, अगर आप 0 से बड़ा रखते हैं v को और अंडर रूट 2gr से छोटा रखते हैं तो आपका थीटा 0 से 90 की रेंज में रहेगा। इस केस में नॉर्मल कैन नॉट बी 0 और स्पीड कैन बी 0। अगर स्पीड 0 हो जाती है तो आपका मोशन कैसा हो जाता है, ऑसिलेशन। और अगर स्पीड आपकी नॉन जीरो है तो आप किस में चले जाते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब अगर आपकी स्पीड, इसको यू कर लेते हैं, वी बॉटम है ना यू, अगर आपकी स्पीड 5gr या उससे बड़ी है तो आपका जो सर्किल है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। और अब बीच में आ जाते हैं, अगर आप रूट 2gr से ज्यादा और रूट 5gr से कम करते हैं तो क्या होगा, तो आपका जो ब्लॉक है वो टॉप तक तो नहीं आएगा, किसी इस पॉइंट तक पहुंचेगा। और यहां तक पहुंचने में इसका नॉर्मल पहले ही क्या हो जाएगा, 0, लेकिन यहाँ पे v नॉन जीरो होगा। तो जब v नॉन जीरो होगा तो ये एक टेंजेंशियल वेलोसिटी लेकर बैठा होगा और नीचे को g काम कर रहा होगा, और इस तरह से ये एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे आ जाएगा और थोड़ी देर बाद वापस लैंड कर जाएगा किस पे, सर्कुलर पार्ट पर। ठीक है। तो अब ये आपकी टोटल समरी बनी जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन का केस डील करेंगे तो इतनी स्टोरी अगर आपके दिमाग में एकदम बैठी हुई है तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आएगा हम कुछ ना कुछ करके आंसर निकाल लेंगे। और अगर हमने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी होगी तो हम कम टाइम में आंसर निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कुछ ना कुछ करके आंसर निकाल लोगे। और अगर आपने एक बार प्रैक्टिस करी हुई होगी तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है ना। बट इतनी थ्योरी एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि फर्स्ट हाफ में, अब आप सवाल दीजिए के जवाब दीजिए मेरे साथ, फर्स्ट हाफ में क्या 0 नहीं हो सकता बताइए। ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में नॉर्मल 0 नहीं हो सकता। क्या फर्स्ट हाफ में स्पीड 0 हो सकती है? जी हाँ, स्पीड 0 हो सकती है। अगर स्पीड 0 होती है तो क्या होगा, मोशन ऑसिलेटरी हो जाएगा। क्या फर्स्ट हाफ में हो सकता है कि स्पीड 0 ना हो? बिल्कुल हो सकता है। इस केस में क्या होगा सर, इस केस में हमारा पार्टिकल सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 के आगे निकल जाएगा। क्या 90 के आगे निकल जाएगा तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा? नहीं सर, अभी हमको नहीं पता, वो हमको डेटा देखना पड़ेगा कि कितनी स्पीड से वो हिट कर रहा है, कितनी स्पीड से उसको हिट किया गया है। जैसे अगर हमने उसे नीचे रूट 3gr से हिट किया होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जरूर चला जाएगा लेकिन टॉप तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या होगा सर, वो प्रोजेक्टाइल की तरह कहीं पर रास्ता छोड़ के वापस कहीं नीचे इस रास्ते को पकड़ लेगा। ठीक है ना। क्या सेकेंड हाफ में स्पीड 0 हो सकती है किसी भी पॉइंट पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड 0 होने से पहले ही नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए सेकंड हाफ में कभी भी आपको 0 स्पीड नहीं दिखेगी। क्या सेकंड हाफ में नॉर्मल 0 हो सकता है? बिल्कुल। कहां पर? कहीं पर भी 90 से लेके 180 के बीच में, 90 से लेके 180 के बीच में कहीं भी नॉर्मल 0 हो सकता है।
अगर नॉर्मल 180 से पहले जीरो हो गया तो क्या होगा, तो पार्टिकल ट्रैक को छोड़ देगा और पैराबोला की तरह वापस नीचे आएगा। और अगर टॉप तक नॉर्मल जीरो नहीं हुआ या एग्जैक्टली टॉप पॉइंट पे नॉर्मल जीरो हुआ तो क्या होगा, सर अगर एग्जैक्टली नॉर्मल टॉप पॉइंट पे जाके जीरो होता है तो इन दैट केस हमारी वेलोसिटी ऊपर बची हुई होगी और हल्का सा जैसे ही हमारा ब्लॉक इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ेगा वो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये टेबल आ जाएगी। 3 लैंडमार्क याद रखने हैं, 2gr से कम की नीचे की बॉटम की वेलोसिटी, 2gr और 5gr के बीच की बॉटम की वेलोसिटी और 5gr के ऊपर की बॉटम की वेलोसिटी। तो ये कुल मिला के समरी है आपकी सर्कुलर मोशन की। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने 5/2r की हाइट से एक ब्लॉक को यहाँ से रिलीज किया, सारा ट्रैक फ्रिक्शनलेस है और हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए और हमको पता लगाना है नेट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन और नेट फोर्स अलग अलग पॉइंट्स पे A B C D E पर। सारे पॉइंट्स हम नहीं करेंगे, मैं आपको 2 या 3 करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले A और ये जो आपका इनिशियल पॉइंट है इसके बीच में आपको क्या लगा लेना है, वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे आप अपना जिस पॉइंट पे डाउन पर है यहाँ पे इस वक्त आप अपना रेफरेंस सेट कर लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी का कितना, 0 का। तो वहां से काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल जी mg5r/2, यहाँ आने पे हाफ mva² काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे पोटेंशियल जी 0, v आ गया √5gr। यहाँ पर एफबीटी बनाइए, n mg, टेंजेंशियल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है, n - mg बराबर mv²/r, v बराबर 5gr, तो n बराबर आ गया 6 mg। टेंजेंशियल फोर्स है नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स 5 mg और नेट फोर्स क्या होना है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल का रिजल्टेंट यानी कि √fc² प्लस √fc² प्लस ft²। तो यहाँ पे आपका नेट फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही क्या आ गए, 5 mg। लेकिन अब देखिए बी पॉइंट पे आपको समझ में आएगा और अच्छे से डिफरेंस। अब आप जब बी पॉइंट पर आए तो फिर से इस बार हमने यहाँ से रेफरेंस ले लिया, ये 60 डिग्री है, ये r है, ये r/2 हो गया, ये भी r/2 हो गया। तो अब ये हाइट कितनी रही, 5/2r माइनस r/2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट रह गई वो रह गई कितनी, सिर्फ 2r। तो 0 प्लस mg 2r बराबर हाफ mvp² प्लस 0, v आ गया कितना, 4gr। यहाँ पे एफबीटी बनाया तो देखिए इस बार एक टेंजेंशियल फोर्स का भी कंपोनेंट आ गया mg sin 60। ठीक है, तो ये क्लियर लिख ले रहे हैं, mg sin 60 ये क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। और ये जो nb माइनस mg/2 आया 4 mg, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो nb आ गया 4.5 mg, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया 4 mg, टेंजेंशियल फोर्स है mg √3/2। अगर आपसे नेट फोर्स पूछा तो 16 प्लस 3/4 स्क्वायर कर देना है, mg बाहर आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 और √3/2 का 3/4, तो mg/2 √67। इसी तरह से अगर आपको टॉप पॉइंट पर आना है तो यहां से ये 2r हो गया और ये कितना है 2.5r, तो ये कितना रह गया, ये रह गया r/2। फिर से आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लीजिए, तो यहाँ पर जो आपकी स्पीड बनेगी वो कितनी आ जाएगी, √gr। यहाँ पे एफबीटी बना लीजिए, nb अंदर को आएगा और mg भी अंदर को आएगा। तो आप लिखेंगे n प्लस mg बराबर mv²/r, v gr है तो n प्लस mg बराबर mg हो जाएगा और टॉप पॉइंट आपका आ जाएगा नॉर्मल बराबर 0। n प्लस mg ये जो आ रहा है ये बेसिकली क्या है इस बार, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि किसके बराबर हो गया, n प्लस mg। तो n0 तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ रहा है आपका, mv²/r, यानी कि ये mg के बराबर। टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आपका नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, mg। ठीक है ना, इसी तरह से आप डी पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक एक्सरसाइज रहेगी, कभी एग्जामिनर इसको 3r कर देगा, कभी 2r कर देगा, बस इस तरह से चेंज करेगा। लेकिन हर बार आपको एक ही काम करना है, एफबीटी बनाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को यूज करना है और उसके बाद अपना एफबीटी बना के उस पॉइंट पे डील कर लेना। आपको चेक करना है क्या वहां पे टेंजेंशियल एक्सेशन का कोई कंपोनेंट निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर टेंजेंशियल है तो उसको आप मत भूलिएगा, नेट फोर्स निकालते वक्त टेंजेंशियल का भी यूज करिए। एक और एग्जांपल देखेंगे। अब इस बार हमने बाहर के सरफेस पे ब्लॉक को टॉप पॉइंट पे रखा और इसको रिलीज करना है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो नीचे को आएगा, नो डाउट किसी भी पॉइंट पे आके हमने एफबीटी बना लिया, n और mg का कंपोनेंट कर लिया, mg sin थीटा और mg cos थीटा। अब कुछ लोग कह सकते हैं सर ये भी तो हो सकता है कि ऐसे आके यहाँ से आके पूरा इस तरह से ये भी घूम जाए, तो देख लेते हैं भाई। आप इसको बस क्या करिए, ये इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, mg cos थीटा माइनस n बराबर mv²/r और n बराबर आ गया mg cos थीटा माइनस mv²/r। अगर आपका एंगल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पार्टिकल यहां तक भी आ जाता है आपका ब्लॉक, तो थीटा हो जाएगा 90, तब ये चीज हो जाएगी 0
और n हो जाएगा नेगेटिव। और मैंने क्या बताया, n नेगेटिव होने का मतलब है कि पहले ही कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है। दैट मीन्स एक चीज श्योर है, ये 90 डिग्री तो पार कर ही नहीं सकता। समझ गए? यहाँ पे आके इसके दादाजी नानाजी कोई भी आ जाए, कोई जिन आ जाए, वो भी इसको इसके नीचे ला ही नहीं सकता, इससे पहले ही n 0 हो जाएगा। तो भैया जब हमको पता चल गया कि इससे पहले n 0 हो जाएगा तो n को 0 पुट कर देते हैं, और हमको समझ में आ गया कि जहां पर n 0 होगा वहां पर स्पीड कितनी होगी, √GR cos थीटा। ठीक, एक काम खत्म FBT वाला। दूसरा पार्ट क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वाला। अब देखो यहां से यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लेते हैं। यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 सेट कर देते हैं। ये टोटल R है, ये R है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो गया R cos थीटा। तो टोटल R में से R cos थीटा माइनस कर दो, R1 माइनस cos थीटा। तो आपकी इक्वेशन हो जाती है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgR1 माइनस cos थीटा प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 बराबर हाफ mv² प्लस यहाँ का स्टैंडर्ड 0 है। और आपने यहाँ से m चाहे तो m कैंसिल कर लीजिए, तो यहाँ से 2gr1 माइनस cos थीटा बराबर v की वैल्यू आपने यहाँ से रख ली gr cos थीटा अंडर रूट, तो स्क्वायर है तो बराबर gr cos थीटा, और कट पिट के आपका आंसर आ गया थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3। यानी कि इस पॉइंट पर आने के बाद इसका जो कॉन्टेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस डील करने हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, दो चीजें मेन हैं, एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो FBT बना रहे हैं वो वाली चीज, और दूसरा जो दो पॉइंट्स के बीच में आप स्टडी कर रहे हैं उनकी वर्क एनर्जी थ्योरम या उनके बीच में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स फटाफट देख लेंगे। अगर ये केस ये बन जाता है तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, सिर्फ नॉर्मल किससे रिप्लेस हो जाएगा, T से, यानी कि सब कुछ सेम। नीचे अगर आप √5gr देंगे तो चक्कर जस्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे v बराबर √GR आएगा, टेंशन 0 हो जाएगी। अगर आप 2gr से कम रखेंगे तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, अगर आप 2gr से 5gr के बीच में रखेंगे तो यहाँ तक जाएगा, और उसके बाद 10 ढीली पड़ के वापस ट्रैक पर आ जाएगी। जो मॉडिफिकेशंस दूसरे आएंगे, अब कभी कभी क्या कहेगा आपको बोलेगा एक मासलेस रॉड दी, ध्यान रखिएगा, वर्ड पे ध्यान रखिएगा, मासलेस रॉड। अब उसको हिट करके ऊपर को भेजना है। तो देखिए मासलेस रॉड के साथ क्या है कि रॉड कभी ढीली पड़ ही नहीं सकती, यानी कि अब आपको T को 0 कराना ही नहीं है, टॉप पॉइंट तक कहीं भी T 0 नहीं होगा, क्योंकि रॉड पुश और पुल दोनों कर सकती है, वो दोनों तरह का टेंशन बियर कर सकती है, पुल टेंशन भी और पुश टेंशन भी। तो आपको सिर्फ क्या कराना है, इस तरह से स्पीड दे दो कि किस तरह से पार्टिकल यहां पहुंच जाए, और टेंशन 0 वाला फैक्टर आपने खत्म कर दिया। ठीक है ना, तो यहां और यहां के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। ये कितना है 2r, तो यहां से आपने हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी दी प्लस 0 mg 2r, और टॉप पॉइंट तक गिरते पड़ते मरते उसको पहुंचा दो, और u बराबर कितना आ गया √4gr। तो ध्यान रखेंगे, अगर स्ट्रिंग की जगह आपको रॉड दी होगी तब आपका आंसर 5gr की जगह 4gr अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सर्कुलर ट्रैक में इस तरह से एक टनल जैसी बना रखी है जो जस्ट फ्रिक्शनलेस है और जस्ट ब्लॉक को होल्ड किए हुए है, तो ब्लॉक कभी भी नीचे की ओर गिरेगा नहीं, तो यहाँ पे भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 4gr। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे रॉड का मास होगा तो जब आप हिट करेंगे तो रॉड आपके जो हिट करोगे, जो आप एनर्जी दोगे, उसमें से कुछ रॉड की भी एनर्जी बनेगी, तब आंसर 4gr नहीं आएगा, तब वो रोटेशन मैकेनिज्म का क्वेश्चन हो जाएगा, उसे हम बाद में देखेंगे। बट इन दो क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, इन दो क्वेश्चंस में, क्योंकि हो सकता है आप रट के चले जाएं कि √5gr आंसर होता है, बट आपको ध्यान रखना है इन दोनों केसेस में आंसर 4gr अंडर रूट हो जाएगा बॉटम की वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इन दो केसेस में टेंशन और नॉर्मल के 0 होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, आपको सिर्फ पार्टिकल को किसी तरह से टॉप पॉइंट तक पहुंचा देना है। ठीक है ना, तो इस थ्योरी पार्ट को आप एक समराइज वे में देख सकते हैं। ठीक है ना, और अगर हम इसको समराइज पार्ट में देखते हैं तो किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, आपको बस क्या करना है, चैप्टर खत्म करने के बाद जो आपको समझाया है, आपको अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक फ्लो चार्ट बना लेना है। पहले आप सर्कुलर मोशन के पार्ट बना लीजिए, क्या सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप 3 टेबल निकाल लीजिए कि 2gr के अंदर क्या होगा, 2gr से 5gr तक क्या होगा, और 5gr से ज्यादा पर क्या होगा। उसके बाद आप कुछ स्पेशल केसेस देख लीजिए, जो टॉप वाला है तो यहाँ पे cos थीटा इंपॉर्टेंट क्या है 2/3, और आप देख लीजिए सम स्पेशल केसेस जहां पर रॉड होंगी, रॉड घूमेंगी, तो वहां पे आप u को क्या कर सकते हैं
4GR। इस तरह से आपका एक फ्लो चार्ट या माइंड मैप तैयार हो जाएगा, क्योंकि माइंड मैप आपने खुद से सोचकर अपने हाथों से ड्रॉ किया होगा तो आपके कनेक्शंस ज्यादा बढ़िया बनाए होंगे, बजाय इसके कि आपको रेडीमेड किसी किताब या किसी भी जगह का वो बना हुआ देखेंगे तो आपका दिमाग उतना काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। मैं 100% श्योर हूं जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे जेईई मेंस या नीट लेवल के, वो आसानी से इतने थ्योरी पार्ट और ये 2-3 न्यूमेरिकल से आपके डील हो सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।